फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आप लोग को पता है कि ट्रेड वेल्डर से संबंधित जो पीडीएफ लेकर के आ रहा हूं, जो वीडियो बना रहा हूं, उसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुल 25 क्वेश्चन कराए थे। तो 25 क्वेश्चन के बाद जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं 26 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि तांबे की धातु को पूर्व गर्म करने का तापमान डैश तक होता है। आपके ऑप्शन है ए 100 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन बी है 150 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन सी है 270 डिग्री सेल्सियस से 425 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन डी है आपको 425 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट और सही आंसर है। तो यहाँ पे कहा गया कि तांबे की धातु को पूर्व गर्म करने का तापमान डैश तक होता है। तो देखिए, तांबे की धातु को, तांबा जो है हमारा सॉफ्ट मेटल है, इसलिए इसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका 270 डिग्री सेल्सियस से 425 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया के क्या लाभ हैं। आपके ऑप्शन है ए वेल्ड मेटल की उच्च गुणवत्ता, बी है विकृतीकरण और वार्पेज कम होता है, सी है सरफेस किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, डी है बहुत पतली सतह वाले वेल्ड धातु को लगाया जा सकता है। तो इसमें आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेल्ड मेटल की उच्च गुणवत्ता। तो चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट और सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया के क्या लाभ हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है वेल्ड मेटल की उच्च गुणवत्ता, ऑप्शन बी है विकृतीकरण और वार्पेज कम होता है, उसके बाद आपका ऑप्शन सी है सरफेस किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, डी है बहुत मोटी सतह वाले वेल्ड धातु को लगाया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन में आपका जो करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है विकृतीकरण और वार्पेज कम होता है। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि टिग वेल्डिंग प्रोसेस में उस इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का नाम बताएं जो आर्क को प्रारंभ करने में सहायता करती है। आपके ऑप्शन ए है निम्न आवृत्ति, बी है मध्यम आवृत्ति, सी है उच्च आवृत्ति, डी है दुगनी आवृत्ति। तो 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है उच्च आवृत्ति। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, आपके ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही है। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यदि टिग वेल्डिंग प्रोसेस में गैस का प्रवाह उपयुक्त ना हो तो क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए भेदन कम होगा, ऑप्शन बी है छिद्रिलता, ऑप्शन सी है दरारें, ऑप्शन डी है वेल्ड मेटल ऑक्सीडाइज बन जाता है। तो 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट और सही आंसर क्या है। तो चलिए आपका इसमें करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेल्ड मेटल ऑक्सीडाइज बन जाता है। तो चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ये प्रश्न जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्न को मैं लेकर के आया हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्लैग का प्रयोग डैश को हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी चिपिंग हैमर, ऑप्शन बी अर्थ क्लैम्प, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड होल्डर। तो आपको याद रखना है कि हमेशा स्लैग को हटाने के लिए चिपिंग हैमर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न को मैं थोड़ा सा ये करके दिखा देता हूँ। चलिए, प्रश्न को मैंने ये किया। अब है पैरामीटर सेटिंग के वो मुख्य कारक क्या है जिसके द्वारा मिग या मैग वेल्डिंग में
धातु में आई दरार की समस्या उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है ए बहुत कम करंट सेटिंग, ऑप्शन बी है बहुत अधिक करंट सेटिंग, ऑप्शन सी है बहुत अधिक वोल्टेज सेटिंग, ऑप्शन डी है बहुत कम वोल्टेज सेटिंग। तो 4 ऑप्शन आप में दिए गए हैं, जिसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा बहुत कम करंट सेटिंग। तो चलिए इसको मैं टिक मार देता हूँ, आपके ऑप्शन जो है उनको मैं टिक लगा देता हूँ। ऑप्शन ए बहुत कम करंट सेटिंग। चलिए ऑप्शन ए को मैंने टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टील रूल आकार उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए है वो 150 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है आपका 200 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 300 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 600 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए आपका जो यहाँ पे कम से कम 150 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक के स्टील रूल उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपका 600 मिलीमीटर जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे टिक मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि मिग या मैग वेल्डिंग में यदि गैस रेगुलेटर से एक समान रूप से बाहर नहीं आ रही तो वेल्ड बीड में क्या दोष उत्पन्न हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि मिग या मैग वेल्डिंग में यदि गैस रेगुलेटर से एक समान रूप से बाहर नहीं आ रही है तो वेल्ड बीड में क्या दोष उत्पन्न हो सकता है? आपके ऑप्शन ए है छिद्रिलता, ऑप्शन बी है आपका ओवरलैप, ऑप्शन सी है ब्लो होल, ऑप्शन डी है अंडरकट। तो 4 ऑप्शन आप में दिए हैं, जिसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसको छिद्रिलता अंग्रेजी में हम पोरोसिटी कहते हैं। तो चलिए हम इस ऑप्शन को टिक मार देते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जी मिग मैग वेल्डिंग से ही है। ऑप्शन है कि मिग मैग वेल्डिंग में जंग लगी फिलर तार के प्रयोग से क्या वेल्डिंग दोष उत्पन्न हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए अस्थिर आर्क, ऑप्शन बी है छिद्रिलता, ऑप्शन सी है बहुत अधिक छिड़काव, ऑप्शन डी है अंडरकट। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा बहुत अधिक जो है छिड़काव होगा, क्योंकि उसमें जो है रस्ट लगा हुआ, जंग लगा हुआ है। तो चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में इनर्ट गैस को प्रयोग में लेने का उद्देश्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए पिघले हुए धातु को वातावरण में दूषित होने से बचाना, ऑप्शन बी है वेल्ड धातु में दूषित पदार्थ होना, ऑप्शन सी है आर्क को स्थिर रखना, ऑप्शन डी है अधिक छिड़काव मिलना। तो 4 ऑप्शन में से आपके करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन ए पिघले हुए धातु को वातावरण में दूषित होने से बचाना। तो मैं इसको टिक में लगा देता हूँ। ये आपको जो है प्रश्न को बढ़िया से आप जो है डील कीजिए, तभी जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं तैयारी रेगुलर करा रहा हूँ, आप रेगुलर मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो जो है मिलता रहे। अगर किसी तरह की त्रुटि हो तो आप हमको कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारी मोटाई की गढ़ाई और ढलाई किसके द्वारा वेल्ड की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया, ऑप्शन बी है आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, ऑप्शन डी है प्लाज्मा वेल्डिंग। तो 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। चलिए मैं इसको टिक मार लगा देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि मोटे बेलनाकार भाग के अंत को बिना किसी एडेज को बनाए किस प्रक्रिया द्वारा वेल्ड किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, ऑप्शन डी है प्लाज्मा वेल्डिंग। तो 4 ऑप्शन में से हमारे करेक्ट और सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि डैश का प्रयोग पतली धातुओं की वेल्डिंग के लिए किया जाता है जो किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा वेल्ड नहीं की जा सकती है। आपके ऑप्शन है फ्रिक्शन वेल्डिंग, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, ऑप्शन डी है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो 4 प्रश्न में से जो आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, जिसका प्रयोग पतली से पतली धातुओं को वेल्डिंग के लिए किया जाता है।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए 2800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 3200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 3410 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आपके करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा 3410 डिग्री सेल्सियस। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे इस प्रकार से देख रहे हैं। टिक वेल्डिंग प्रक्रिया में यदि इनर्ट गैस प्रवाह को ब्लॉक कर दिया जाए तो वेल्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है क्रैक, ऑप्शन बी है छिद्रिलता, ऑप्शन सी है वेल्ड मेटल ऑक्सीडाइज, ऑप्शन डी है कम भेदन। तो चार ऑप्शन में से जो आपका करेक्ट और सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वेल्ड मेटल ऑक्सीडाइज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टिक वेल्डिंग प्रक्रिया में गैस नोजल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी है सिरेमिक, ऑप्शन सी है बेकेलाइट, ऑप्शन डी है इलाम। तो चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा सिरेमिक का यूज किया जाता है। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उस दोष का नाम बताइए जिसमें डिस्पोजिट धातु की सतह पर पिन होल्स का निर्माण होता है। आपके ऑप्शन है ए क्रैक, ऑप्शन बी है फ्यूजन की कमी, ऑप्शन सी छिद्रिलता, ऑप्शन डी है कम भेदन। तो चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्यूजन की कमी। इसको हम लैक ऑफ फ्यूजन इंग्लिश में कहते हैं। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि फ्यूजन ने बिल्ड की जड़ तक कार्य नहीं किया तो क्या दोष उत्पन्न हो सकता है। आपके ऑप्शन है ए वेल्ड मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑप्शन बी कम भेदन, ऑप्शन सी क्रैक, ऑप्शन डी छिद्रिलता। तो चार ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कम भेदन। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न यदि टिक वेल्डिंग में धनात्मक टर्मिनल में टंगस्टन इलेक्ट्रोड जुड़े हों तो स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शन है ए फ्यूजन की कमी, ऑप्शन बी है आपका बुरा भेदन, ऑप्शन सी है छिद्रिलता, ऑप्शन डी है क्रैक। तो आपका चार ऑप्शन में से करेक्ट और सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसको हम पुअर पेनिट्रेशन बुरा भेदन कहते हैं। तो चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट और सही आंसर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गेटवे जो है प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड के मटेरियल का क्या नाम है। इस यहाँ पे जो है ना इसको हम गेटवे को गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं ए कार्बन, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है स्टेनलेस स्टील। तो इसमें चार ऑप्शन में से दिए गए जो हमारा सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है टंगस्टन। तो चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि इस प्रचलन में बेल्ट पर उसके तनाव से मुक्त होने के साथ ही हल्की और लगातार हैमरिंग की जाती है, इसे डैश कहते हैं। ए है पिनिंग, सी है स्ट्रेनिंग और बी है उष्माउपचार, डी है एनेलिंग। तो देखिए चार प्रश्न दिए गए हैं जिसमें हमारा सही और करेक्ट आंसर है आपका स्ट्रेटनिंग। तो इसलिए कि देखिए यहाँ पे जो है ये बी उष्माउपचार नहीं होगा, एनेलिंग भी नहीं होगा और पिनिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो है फाइल्स में होते हैं और उष्माउपचार हीट ट्रीटमेंट का है। तो फ्रेंड्स इसको मैं टिक लगा देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने इसको टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैग वेल्डिंग में कॉन्टैक्ट ट्यूब मेटल का नाम बताएं। आपके जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है हमारा ब्रास, सी है कॉपर, बी है स्टेनलेस स्टील और डी है एल्यूमिनियम। तो मैग वेल्डिंग जो होता है मैग्नीशियम आर्क गैस वेल्डिंग होता है। इसमें कॉन्टैक्ट ट्यूब मेटल का जो नाम होता है उसमें हमारा जो कॉपर मेटल का यूज होता है। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, कॉपर। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स और देखता हूँ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न है कि लंबवत और ओवरहेड वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का धातु जो है स्थानांतरण उपयुक्त होता है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक है स्प्रे स्थानांतरण, सी है ग्लोबल स्थानांतरण और बी है आपका शॉर्ट सर्किट स्थानांतरण, डी है रेपल्ड स्थानांतरण। तो चार ऑप्शन में से हमारा जो सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है स्प्रे स्थानांतरण। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, ए। आगे बढ़ता हूँ और अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न देखता हूँ। अंतिम प्रश्न है कि FCAW क्या है। आपका ये ऑप्शन है ए फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी है फ्लक्स
कॉर्ड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी है फ्लक्स कवर आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से जो मेरे करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन बी है फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे कुल 25 क्वेश्चन कराए और जो प्रीवियस जो है एग्जाम में पूछे गए थे उन्हीं प्रश्न को मैंने कराया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही।